मुझे एक बात याद आती है, इसमें कहा गया है कि ये ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ये भूखे हैं ये निवालों को जानते हैं। बीजेपी का कार्यक्रम तब बन जाएगा अगर विपक्षी नेता नहीं पहुंचेंगे। विपक्षी नेता पहले से ही कहेंगे कि बीजेपी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं। विपक्षी नेता बाद में कहेंगे बीजेपी का कार्यक्रम था, हम क्यों जाते। तो इसीलिए विपक्षी नेता नहीं जाएंगे तो उससे बीजेपी का कार्यक्रम ही पूरी तरीके से बन जाएगा। और विपक्षी नेता अगर जाएंगे तो फिर ये कहलाएगा कि हाँ, ये देश के एक समाज का कार्यक्रम था जिसमें से आज लोग समझते हैं, इन बातों को पढ़ते हैं, देखते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना से गठबंधन कर सरकार चला सकती है तो राम मंदिर के समारोह में जाने में क्या हर्ज है। मुझे लगता है मस्जिद की राजनीति करते रहेंगे और लगातार जो सियासी लोग हैं वो इस सब के ऊपर अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को लीजिए कि वो देश के पीएम है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर पहुंच रहे हैं। उनके खिलाफ अब साधु संत उतर आए हैं कि भाई आप एक राजनीतिक आदमी, आप धार्मिक आदमी कब से बन गए, आपको तो ये हक ही 500 सालों के बाद 22 जनवरी वो तारीख आखिरकार निर्धारित हो ही गई है जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा, वहाँ पर शिरकत करेंगे। देश के तमाम हस्तियों को इसमें निमंत्रण दिया गया है, विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अब यहाँ पर धर्म की राजनीति को और बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मस्जिदों को बचाना हमारी प्राथमिकता है वरना हमारा अस्तित्व खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ओवैसी ने आग उगलते हुए कहा कि यहाँ पर जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है और ऐसे में देश में जो बाकी मस्जिदें हैं उनको भी यहाँ पर तोड़कर यहाँ राम मंदिर स्थापित किए जाएंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। देश की हकीकत हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो क्या यहाँ पर देश की हकीकत अब ये बन चुकी है कि तमाम नेता धार्मिक मोड़ लेकर, धार्मिक एंगल से यहाँ पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ रूम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से पूछना चाहेंगे। अमन जी, जिस तरीके से ओवैसी का जो बयान आया है कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, अस्तित्व को बचाना जरूरी है, इस्लाम खतरे में है, कि इन तमाम दावों में किस तरीके का ये सच्चाई देखते हैं और क्या ओवैसी के बयान को उचित समझते हैं? देखिए, मुझे एक बात याद आती है, इसमें कहा गया है कि ये ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ये भूखे हैं ये निवालों को जानते हैं। देखिए, अब कब तक हम मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है वो करते हुए नजर आएंगे। बेरोज़गारी हमारे सामने बड़ा मुद्दा है, महंगाई हमारे सामने बड़ा मुद्दा है और जो कह सकते हैं एजुकेशन को लेकर तमाम सारी चीज़ें अभी हमें बेहतर करनी है। 75 साल में हम मेरे ख्याल में इसी को लेकर आज भी लड़ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद। और देखिए, सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, इसके बाद भी आप देखें तो ज्ञानवापी है, मथुरा का मामला है। इसके अलावा अभी एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया है एक मज़ार को लेकर। तो कब तक हम मंदिर मस्जिद की राजनीति करते रहेंगे और लगातार जो सियासी लोग हैं वो इस सब के ऊपर अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को लीजिए कि वो देश के पीएम है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर पहुंच रहे हैं। उनके खिलाफ अब साधु संत उतर आए हैं कि भाई आप एक राजनीतिक आदमी, आप धार्मिक आदमी कब से बन गए, आपको तो ये हक ही नहीं है। तो ऐसे में लगातार जो धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति करने का जो ढंग है वो लगातार हमारे अभी भी बदस्तूर जारी है। और ये मेरे ख्याल से हैरानी की बात है कि अभी तक हमें संभल जाना चाहिए था, 75 साल में बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ के मुल्क जो हमारे ही लगभग आसपास आज़ाद हुए थे आज हमसे कहीं बेहतर पोजीशन पे हैं, लेकिन आज भी हम मंदिर मस्जिद और इन सब के बीच फंसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे विकास के लिए बहुत बड़ा एक रोड़ा है। अमन जी, सवाल यहाँ पर न्यायपालिका पर भी उठता है, सुप्रीम कोर्ट पर भी उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हुआ था। तो क्या यहाँ पर बार बार संविधान की, कानून की दुहाई देने वाले ओवैसी यहाँ पर जो है एक न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके का आदेश न्यायपालिका ने यहाँ पर दिया उसके बाद ही ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ? देखिए, बिल्कुल उनका अपना मत है और वो राजनीतिक आदमी है। जाहिर बात है कि वोटों की लालसा उनके मन में कभी जाएगी नहीं मन से उनके, और हमेशा चाहेंगे कि अधिक से अधिक वोट, चाहे मुस्लिम वोटर्स
हों या हिंदू वोटर्स हों, उनके पाले में आने चाहिए। इसको लेकर वो बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन देखिए, मसला आज ये सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार 400-500 सालों से मसला सामने खड़ा हुआ था। अदालत भी लगातार जो सुनवाई हो रही थी, और इसके अलावा तमाम सारे इसके पैरोकार, तमाम सारे सबूत, तमाम सारी लड़ाइयाँ, तमाम सारे झगड़े, और इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का एक बेहतर जो है नमूना निकाला गया कि भाई चलिए यहाँ पे आप मंदिर बनाइए और अब मस्जिद बनाने के लिए आपको ज़मीन आगे देना। देखिए, हर मसले का कहीं ना कहीं सोल्यूशन है, और उसको ही लेकर अब आगे बढ़ना। मुझे याद आता है कि मदनी जो गुजरात से हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, दंगा तो एक बार हुआ, लेकिन उसके बाद अब गुजरात आगे बढ़ चुका है। जो मुसलमान है गुजरात का, वो डेवलप कर रहा है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कब तक हम जो पुरानी चीज़ें उनको लेकर बैठे रहेंगे, कब तक उनके ऊपर हम बयानबाजी करते रहेंगे, और कब तक जिन युवाओं को हमें पढ़ाने की बात करनी चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 3-4% ग्रेजुएट होते की संख्या है, तो ओवैसी क्यों नहीं एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, वो आज भी जो है मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तो ये सब बातें करके कहीं ना कहीं वो अपनी चुनावी जो रोटियां हैं वो सेकते हुए नजर आते हैं। उनको पता है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है बहुत करीब है, तो चलो इसी बहाने बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं और इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं खुद को चर्चाओं में लेकर आया जाए। जरूर, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष के तमाम और भी नेता हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया है, यहाँ पर राहुल गांधी की बात करें या फिर सोनिया गांधी, जिस तरीके से उनको निमंत्रण मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पहुँचने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। अक्षय मेरे सहयोगी साथ है। अक्षय, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को यहाँ पर जो है ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजे गए हैं, लेकिन पहुँचने में अभी संशय बरकरार है, तो क्या विपक्षी नेताओं को यहाँ पर जाना चाहिए? क्योंकि ये न सिर्फ एक बीजेपी का कार्यक्रम है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं, जितने भी राम की जो है आस्था जो एक तरीके से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, सबके लिए एक मौका है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का कार्यक्रम ये दो तरह से होगा। एक तरह से कि बीजेपी इसे चुनावों में पूरा मुद्दा बना रही है, इस बात में कोई दौराय नहीं है, और दूसरा, ये बीजेपी का कार्यक्रम तब बन जाएगा अगर विपक्षी नेता नहीं पहुंचेंगे। विपक्षी नेता पहले से ही कहेंगे कि बीजेपी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं। विपक्षी नेता बाद में कहेंगे बीजेपी का कार्यक्रम था, हम क्यों जाते। तो इसीलिए विपक्षी नेता नहीं जाएंगे तो उससे बीजेपी का कार्यक्रम ही पूरी तरीके से बन जाएगा, और विपक्षी नेता अगर जाएंगे तो फिर ये कहलाएगा कि हाँ, ये देश के एक समाज का कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ पर समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाली यहाँ पर राजनीतिक दल देश के पहुंचे हैं कार्यक्रम में और कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो बिल्कुल मेरा यहाँ पर मानना है कि विपक्षी नेताओं की भूमिका अहम हो जाएगी इस बात को तय करने में कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर अक्षय का मानना ये है कि विपक्षी नेताओं की जो भूमिका है, जिस प्रकार से उनको निमंत्रण दिया गया है, उसी आधार पर उनको राम मंदिर के जो भव्य कार्यक्रम है उसमें शिरकत करनी चाहिए, पहुँचना चाहिए, अपनी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए। यहाँ नेहा मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं। जिस तरीके से नेहा लगातार जो राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत गहराती नजर आ रही है, एक तरफ ओवैसी जो है धार्मिक बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस भव्य कार्यक्रम में जाने से दरकिनार होता नजर आ रहा है। क्या समझते हैं कि क्या विपक्ष को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये राम मंदिर की बात है। यहाँ मुझे लगता है भगवान को ऐसे बांटना नहीं चाहिए। और देखिए, अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक बयान दिया था कि अगर हमें भगवान बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका ये बयान एकदम सही है कि भगवान के घर से अगर किसी को बुलावा आएगा तो यहाँ पर कोई क्यों नहीं जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये तो दूसरी बात है कि यहाँ पर बुलाया जाएगा, न्योता आएगा तो ही हम जाएंगे। भगवान के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान के घर से अगर न्योता आएगा तो कोई किसी को जाने से यहाँ पर नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं हम राम मंदिर को लेकर। इस वक्त राम मंदिर जब से बनना यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है 12 जनवरी तक यहाँ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते जरूर नजर आएंगे। जैसे आपने ओवैसी को लेकर अभी जिक्र किया कि ओवैसी ने यहाँ पर जो बयान दिया है, तो देखिए कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बनने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के लिए इस मुद्दे को चुना। और कहीं ना कहीं देखिए, मुद्दा चुना तो है, लेकिन यहाँ पर जीत भी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इसी मुद्दे की वजह से होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना जो मुद्दा है उसको बुलंद कर रही है। अबरार मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अबरार, जिस तरीके से ओवैसी की तरफ से एक जो है विवादित बयान आता है, उसके बाद यहाँ पर विपक्षी नेता कहते हैं कि जाने पर ना जाने पर अभी संशय बरकरार है, तो क्या विपक्ष यदि नहीं उपस्थिति दर्ज करवाएगा तो कहीं ना कहीं देश के मतदाताओं के बीच वो खुद ही अपने आप दरकिनार होते नजर आएंगे?
देखिए इस समय जिस तरीके से जहाँ तक सोनिया गांधी को निमंत्रण देने की बात हो या फिर ओवैसी का वो बयान देना हो, जाहिर सी बात है कि हर नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रूप से बयानबाजी करते हैं, चाहे वो भाजपा के हो या फिर ओवैसी हो, एमआईएम के लोग हों। तो इसका उनको राजनीतिक लाभ अगर मिलने की उम्मीद होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीति में धर्म उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपकी सरकार किस वजह से बन रही है, आपकी सरकार किस भाषण के देने की वजह से बन रही है और लोग जो है आपको किस वजह से पसंद कर रहे हैं। अभी अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात कर ले, कांग्रेस पार्टी के जो है पूर्व अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी रही हैं, उनको निमंत्रण दिया गया, अगर वो नहीं जाती है या फिर इस पर जो संशय बना हुआ है जिस बात का आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है कि वो राम मंदिर के विरोध में। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को बिल्कुल हामी भरनी चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा अगर आप उस तरीके से देख करके यहाँ पर जाने का फैसला नहीं लेते हैं तो ये एक तरीके से आप तय कर चुके हैं कि राम मंदिर का मामला भाजपा का है, भाजपा ही इस पर बयान देगी, भाजपा ही इस पर सब कुछ करेगी, आप उसमें शामिल होइए, जाइए वहाँ। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि वो राम मंदिर के उस समारोह में नहीं जा करके ये संदेश दे पाएगी कि वो एक समुदाय की तरफ है या फिर उस वोट बैंक को हासिल कर लेगी पूरी तरीके से, आज लोग समझते हैं इन बातों को, पढ़ते हैं, देखते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना से गठबंधन कर सरकार चला सकती है तो राम मंदिर के समारोह में जाने में क्या हर्ज है। मुझे लगता है बिल्कुल जाना चाहिए, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो खुद को कहीं ना कहीं एक कैटेगराइज तरीके से जो है एक खांचे में आप अपने आप को फिट कर रहे हैं, और ये आपके लिए आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए राम मंदिर को लेकर के सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि कोर हिंदुत्व लीडर कोई रहा है तो वो बाला साहब ठाकरे थे। उनकी किस तरीके की राजनीति रही थी, आज उनकी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, सरकार चल रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे की अब भाषा शैली ज़रूर बदली है, लेकिन राजनीति में समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती हैं और कांग्रेस को भी ये बात अपनानी पड़ेगी। वरना मुझे लगता है कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के चुनाव के, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस को और भी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं अगर वो राम मंदिर के समारोह में नहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम हमारे सहयोगियों ने जिस प्रकार से बताया कि ओवैसी लगातार अपने जो तमाम विवादित बयान हैं उनको जो है उनकी वजह से चर्चा में रहते हैं और अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं चमकाने की कोशिश की जाती है। यहीं पर विपक्ष की तरफ से जो है उनके मौजूदगी दर्ज ना करवा पाना कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए कड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे देश की हकीकत खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।